ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे वेल्थ और वेलफेयर की। वेल्थ, द concept of wealth and welfare frequently appear in economic discussion and are very important in economics and hence must be clearly understood. वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमी में वेल्थ और वेलफेयर वो दोनों ही बहुत ही ज़रूरी है और इकोनॉमिक में काफ़ी इसके डिस्कशन होती है और आपके लिए ये बहुत ही नेसेसरी है उसको समझना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आया तो आगे इकोनॉमिक्स समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले ये समझते हैं कि वेल्थ क्या है। तो वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो जब एडम स्मिथ ने उनकी बुक, जो पहली बुक लिखी थी, जो हमने चैप्टर 1 में जब उनकी डेफिनेशन की बात की थी तब पढ़ा था, 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ पे जब उन्होंने वेल्थ की बात की तब से दिस सब्जेक्ट ऑफ वेल्थ बिकम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन इकोनॉमी। फिर उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल के आइडिया के हिसाब से वेल्थ इज़ समथिंग विच इज़ यूजफुल, स्कैर्स, कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज एंड कैन बी ओन्ड बाय समबडी। तो ये है डेफिनेशन वेल्थ की, मीनिंग है वेल्थ का अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल। अब वेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेल्थ? तो फर्स्ट इज इट शुड possess the characteristic of usefulness। वो वस्तु या चीज़ जिसको हम वेल्थ में इंक्लूड करेंगे उसका यूज़फुल होना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे। इट मस्ट बी यूज़फुल इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स और नीड्स। ह्यूमन्स वांट्स और नीड्स, ये जो हमारी डिमांड होती है, हमारी जो नीड्स होती है वो फुलफ़िल करनी चाहिए। देयरफॉर गुड्स विच आर यूज़फुल इन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर वेल्थ। जैसे कि हाउस है, व्हीकल है, प्रेशियस ज्वेलरी है, ये सब। फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इट शुड बी स्कैर्स, यानी कि दोज कमोडिटीज़ विच आर स्कैर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू देयर डिमांड and possess exchange value besides being useful are called wealth। यानी डिमांड के हिसाब से उसका जो स्टॉक होता है वो कम होना चाहिए, तभी उसकी एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा होगी और तभी वो वस्तु को हम वेल्थ में इंक्लूड कर सकते हैं। गुड्स विच आर यूजफुल बट नॉट स्कैर्स एंड डू नॉट हैव एक्सचेंज वैल्यू लाइक सनलाइट एंड एयर आर नॉट कॉल्ड वेल्थ इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सनलाइट, एयर, यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, यूज़फुल तो है ही, क्वांटिटी ज़्यादा है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, तो ऐसी चीज़ को हम वेल्थ में काउंट नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स। फिर है इट शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। मीन्स वेल्थ शुड हैव एन एग्जिस्टेंस विच कैन बी एक्सचेंज। उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए जब हम उसको किसी और को देंगे तब। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एप्टीट्यूड्स, इट मीन्स द interest. Aptitude means the interest of human beings, their physical ability etc are the innate abilities and assets of human beings and are usually not exchanged. In today's world, however, the intellectual ability of human beings, like the ability to create new ideas, are exchanged for money in the market, and hence the intellectual ability to create novel ideas एंड गुड्स इज़ कॉल्ड वेल्थ। आज के ज़माने में आइडिया के ऊपर ही सब चलता है। अगर आपके पास इनोवेटिव या तो क्रिएटिव आइडिया है तो आप उसको बेच सकते हैं, आप उससे पैसे कमा सकते हैं, तो आपकी आइडिया को वेल्थ में काउंट किया जा सकता है। येट द एबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट टू थिंक इज his or her quality and not wealth
but the novel idea created by the scientist is wealth. तो एक साइंटिस्ट जैसे कुछ सोचेगा कोई क्वालिटी के बारे में, अपने हिसाब से ही सोचेगा, तब तक वो जो थॉट है वो वेल्थ नहीं है. पर जब उसको एक्चुअली रियलिटी में जब वो आइडिया क्रिएट होता है, जब कोई नई वस्तु, नई चीज़ खोजी जाती है, तो वो आइडिया अपने आप वो साइंटिस्ट की वेल्थ बन जाता है. नेक्स्ट है वेल्थ constitutes goods which are capable of exchange. According to that, wealth is an economic concept and therefore must be capable of getting exchanged. Wealth is meant to satisfy present as well as future consumption and other needs and therefore must be capable of exchange. A house purchased today satisfies the present need to housing and can be sold in future to buy other goods. Precious metal, lands, etc. also possess these characteristics. इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ आपके पास है, अगर फ्यूचर में उसको एक्सचेंज करना इजीली होता है, यानी एक्सचेंज वैल्यू उसकी अगर आपको मिलती है, तो वो वेल्थ के अंदर काउंट हो सकता है. और लास्ट है ड्यूरेबिलिटी. तो वो क्या है? तो वेल्थ मस्ट possess ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबल गुड्स कैन बी यूज फॉर फ्यूचर एक्सचेंज एंड फॉर सेटिस्फाइंग फ्यूचर नीड्स एंड देयरफॉर बिकम वेल्थ. अगर कोई भी चीज़ लंबे टाइम तक अगर रहती है, जो फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में भी हमारी जो वांट्स है, नीड्स है, उससे सेटिस्फाई होती है, तो वो चीज़ को हम वेल्थ के अंदर काउंट कर सकते हैं. गुड्स विच फेरिस, यानी जो जल्दी ख़राब हो सकता है. Goods which perish after single use cannot be used for future transaction and are therefore not wealth. जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो सिंगल टाइम ही आप अगर यूज़ कर सकते हो, तो उसको वेल्थ के अंदर काउंट किया नहीं जा सकता है. फॉर एग्जांपल, लैंड, हाउस, प्रेशियस ज्वेलरी आर ड्यूरेबल गुड्स and hence can be considered wealth along with their other characteristics. Shares are also wealth. Food grains which are produced by a farmer are not wealth if they perish in a very short time. Likewise, labor of a laborer is also not called wealth. However, if food grains can be stored in cold storage for a long time and then market value increases in future, then those become wealth. Hence, new technology can redefine wealth. तो जो वस्तु वन टाइम यूज़ होगी वो वेल्थ में काउंट नहीं होगी, पर जो वस्तु फ्यूचर में अगर आप यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप उसको रख सकते हो, तो वो सब चीज़ें वेल्थ के अंदर काउंट होती है. अब जब आपको पता चल गया है कि वेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हम देखते हैं अभी वेल्थ के टाइप्स, कितने टाइप्स की वेल्थ होती है. तो वेल्थ कैन बी क्लासिफाइड एज फर्स्ट इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ, एंड सेकंड नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ. तो ये जो दो टाइप है वेल्थ के, एक है इंडिविजुअल वेल्थ और सोशल वेल्थ, और दूसरा है नेशनल वेल्थ और इंटरनेशनल वेल्थ. तो टाइटल से ही आप समझ सकते हो कि किस बारे में बात होगी. फिर भी देख लेते हैं एक बार. तो पहला है इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ. तो वेल्थ अंडर द ओनरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल एंड मीन फॉर प्राइवेट कंजप्शन इज कॉल्ड इंडिविजुअल वेल्थ. जो कोई एक ऑनर उसका होगा और उसको ही परमिशन होगी वो चीज़ को यूज़ करने की, तो ऐसी जो वस्तु या चीज़ होती है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल वेल्थ, जैसे कि हाउस. एंड वेल्थ अंडर द ओनरशिप ऑफ सोसाइटी एंड मीन फॉर कलेक्टिव कंजप्शन इज कॉल्ड सोशल वेल्थ. जो भी चीज़ सोसाइटी यूज़ कर सकती है, एक साथ में लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसी जो चीज़ है उसको हम बोलेंगे सोशल वेल्थ. जैसे कि डैम समझ लो, कोई डैम नदी के ऊपर बना है, तो वो डैम का पानी
सब लोग यूज़ कर सकते हैं, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो सबको यूज़ करने में हेल्पफुल रहेगी। तो ऐसी जो वेल्थ होती है उसको बोलते हैं हम सोशल वेल्थ। फिर है नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। तो वेल्थ बिलोंगिंग टू अ नेशन एंड possessed एंड ट्रेजर्ड बाय अ नेशन इज कॉल्ड नेशनल वेल्थ। जो हमारी कंट्री में जो भी चीज़ है वो हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो नेशनल वेल्थ हुई, हमारे नेशन का है। इट हेल्प्स टू जनरेट एक्सचेंज वैल्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ नेशन। फॉर एग्जांपल रिवर्स, माउंटेन्स, लिटरेचर एंड स्क्रिप्चर्स एक्सेट्रा। एंड इंटरनेशनल वेल्थ। तो इंटरनेशनल वेल्थ इज दैट वेल्थ विच इज़ नॉट ओन्ड बाय वन नेशन बट बिलोंग टू द होल वर्ल्ड एंड कैन बी शेयर्ड बाय सेवरल नेशन। जो कोई एक कंट्री की अथॉरिटी नहीं होती है, वर्ल्ड की एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कंट्री जिसको यूज़ कर सकती है, जिसकी अथॉरिटी होती है, वैसी जो वस्तु या चीज़ होती है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल वेल्थ। अब बात करते हैं हम वेलफेयर की, कि वेलफेयर क्या है। तो वेलफेयर मीन्स enhancement of life situation, standard of living and overall state of improvement। यानी जो हमारे लाइफ स्पेंड करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए उसको, उसकी सिचुएशन को बढ़ाने वाली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने वाली, इम्प्रूव करने वाली जो वस्तु होती है, चीज़ होती है, उसको बोलते हैं वेलफेयर। The concept of welfare is used by all philosophies from spiritual science to economy। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर का वो जनरली स्पिरिचुअली बहुत देखा जाता है कि वेलफेयर करो लोगों का। अगर आप लोगों की मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद करेगा, ऐसा हमने काफ़ी बार सुना है। All human activities, economic and non-economic, are ultimately done with the purpose of improvement of life. Welfare can be measured quantitatively in the context of growth and qualitatively in the context of development। तो मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर जब चालू हुआ तब ये बोला था कि इकोनॉमी में कोई भी दो वर्ड्स जो होते हैं उसका मीनिंग सेम नहीं होता है। तब मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था, जैसे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो यहाँ पे वही बात आ रही है कि वेलफेयर कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे क्वांटिटी देखी जाती है एंड क्वालिटेटिवली यानी क्वालिटी के हिसाब से उसको मेज़र किया जाता है डेवलपमेंट के हिसाब से। इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट ऑफ वेलफेयर कैन बी स्टडीड एज इंडिविजुअल वेलफेयर एंड कलेक्टिव वेलफेयर। इंडिविजुअल यानी कोई एक व्यक्ति या तो पर्सन की बात होगी, और कलेक्टिवली यानी पूरी सोसाइटी की बात होगी। When an individual seeks to make effort to improve his her standard of living and well-being, it becomes a subject of individual welfare. And when nation and government seeks to improve growth, development, etc., it becomes a subject matter of collective welfare। आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आगे जाके आप कोई अच्छा जॉब आपको मिले, या तो आप कोई अच्छा बिजनेस चालू कर सको और पैसा कमा सको, तो इसको हम इंडिविजुअल वेलफेयर बोलेंगे। और जो गवर्नमेंट एफर्ट लगाती है पूरी कंट्री के लिए, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव वेलफेयर। अब जानना है कि वेल्थ और वेलफेयर के बीच में रिलेशनशिप क्या है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर? तो जनरली व्हेन वेल्थ इंक्रीजेस, welfare increases, as more wealth means higher capacity to generate monetary value, greater power to exchange goods or purchasing power for the owner, and hence greater well-being। This is largely true in case of individuals। यानी अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा फैसिलिटी होगी, वेलफेयर होगा। तो इसका सीधा मीनिंग होता है कि अगर वेल्थ ज़्यादा होगी तो वेलफेयर भी ज़्यादा हो सकता है। बट व्हेन द वेल्थ ऑफ अ नेशन इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम, द वेलफेयर ऑफ पीपल विल इंक्रीज ओनली इफ दिस नेशनल इनकम इज
equitably distributed among all sections of the society and among all sectors. यानी कि अगर हम कलेक्टिव वेलफेयर की बात करें, अगर कोई नेशन अपनी नेशनल इनकम बढ़ाता है, तो अगर वो नेशनल इनकम इक्वली जितने भी लोग हैं उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वेलफेयर पूरी नेशन का हुआ ऐसा हम बोल सकते हैं. Besides, a nation's welfare also depends upon social and cultural formation, and hence there is not always a direct relation between wealth and welfare in a society. पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नेशनल इनकम इक्वली सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, डिवाइड नहीं होती है, और इसकी वजह से कलेक्टिव वेलफेयर के अंदर ये रिलेशनशिप वाइज वर्ड्स है, और इंडिविजुअल वेलफेयर में ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है. तो ये हुआ वेल्थ एंड वेलफेयर, जो आपको अभी क्लियरली समझ में आ गया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये जो टॉपिक है वो आप अगर इकोनॉमिक्स के साथ आगे कॉलेज पढ़ते हो या तो मास्टर्स करते हो, ये सब जगह पे ये कॉन्सेप्ट आपके साथ रहेगा, तो इसको ज़रा ध्यान से आप समझ लें. तो व्हाट इज़ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो द एक्टिविटी ऑफ conversion of raw material and resources into final goods which satisfy human wants is called production. ये डेफिनेशन है प्रोडक्शन की. प्रोडक्शन क्या है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है जिससे ह्यूमन्स वांट्स को फुलफिल या तो सेटिस्फाई किया जाए. बाय कन्वर्टिंग द नेचर ऑफ रिसोर्सेज देयर यूटिलिटी इंक्रीजेस. Hence production can also be called a process which increases utility of resources. जैसे वीट है तो वीट हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो वो हो गया रॉ मटेरियल. बट वीट में से अगर फ्लोर बनेगा तो वो फ्लोर को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, कौन सी प्रोसेस हुई कि जो रॉ मटेरियल है उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, यानी इंक्रीज यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. For example, when wood is converted into chair which are demanded by customer for satisfaction of their wants, then the utility of wood increase, and this process of conversion is called production. तो वुड में से चेयर बनी, चेयर की डिमांड कस्टमर करेंगे, उनकी वांट सेटिस्फाई होगी, तो इससे क्या हुआ, वुड की यूटिलिटी बढ़ी. और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ वुड में से चेयर बनाने का, उसको बोलेंगे हम प्रोडक्शन. Now the agents which help in such a process of conversion of production are called factors of production. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड बनने तक की जो प्रोसेस है, उसमें जो भी चीज़, जो भी एजेंट्स हमें हेल्पफुल होते हैं, ये सभी एजेंट्स को हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो जनरली देखने जाए तो उसके 4 मेन एजेंट हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर. तो अब हम इसको इंडिविजुअली देखते हैं कि हर एक वस्तु का मीनिंग और यूज़ क्या है. अगर आपको फ्यूचर में अच्छा बिजनेस सेट करना है तो आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है. ऑल दिस फैक्टर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. In a system of just distribution of income, the total income generated from various activities is distributed to each factor of production as per their productivity or their contribution in generating that income. इसलिए नेशनल इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो 4 फैक्टर्स है, उनका इन्वॉल्वमेंट, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है, उस हिसाब से उनके पास पैसा आएगा, और ये जो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो जाता है. अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, देयर आर 2 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्ट इज़ नेचर एंड सेकंड इज़ ह्यूमन बींग्स. तो ये जो 4 फैक्टर्स की हमने बात की, उसको अल्फ्रेड मार्शल ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है. एक है नेचुरल और दूसरा है ह्यूमन बींग्स.
जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि लैंड है वो नेचुरल है, लेबर है वो ह्यूमन बीइंग है, कैपिटल है तो कैपिटल अलग अलग टाइप की होती है, खाली पैसा मनी उसको हम कैपिटल में काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो दोनों में इंक्लूड होता है। और एंटरप्रेन्योर यानी ओनरशिप, जो जो उसका मालिक होता है, जो ये पूरा मैनेजमेंट संभालता है, तो ये भी ह्यूमन बीइंग हुआ। तो लेट्स सी फर्स्ट लैंड। इन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग लैंड में मीन द सरफेस ऑफ अर्थ लिवेबल फॉर मैनकाइंड। सीधी टर्म अगर लैंड की जाए, अगर लैंड का सीधा मीनिंग है तो एक ही है कि भाई जो अर्थ की सरफेस है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो है लैंड। However, in economics, the concept of land is more inclusive. पर इकोनॉमी है, इकोनॉमी में कोई भी वर्ड इतना इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे जो लैंड का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, काफ़ी बड़ा है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, ऑल नेचुरल एसेट्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंस्टिट्यूट लैंड। मार्शल के हिसाब से अगर देखने जाए तो नेचुरल एसेट्स यानी कोई भी ऐसी नेचुरल वस्तु या चीज़ जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी में हेल्पफुल होती है वो सब लैंड में काउंट होती है। दैट इज़ क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अर्थ, वाटर रिसोर्सेज, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, मिनरल रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दिस कंस्टिट्यूट लैंड। ये सब लैंड के अंदर इंक्लूड होता है। यानी अगर आप कोई भी बिजनेस चालू करो तो आपको ये वस्तु की, ये चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। हैंस लैंड कैन बी सेड टू हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है। सपोज ये आंसर 2 मार्क में आ सकता है तो हम क्या बताएंगे? तो पहला, लैंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इज़ नॉट मैन मेड। सेकंड, द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड। थर्ड, लैंड इज़ जियोग्राफिकली इमोबाइल, यानी उसको आप मूव नहीं कर सकते हो। ऑल टाइप्स ऑफ लैंड आर डिफरेंट इन फर्टिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सो ऑन। एंड फिफ्थ, द रेम्यूनरेशन ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड रेंट। यानी जो भी आप लैंड को यूज़ करते हो या तो किसी को यूज़ करने के लिए देते हो तो उसके बदले में आपको रेंट मिलता है, या तो आप अगर खुद यूज़ करते हो तो आपको उसका रेंट देना पड़ता है। सेकंड फैक्टर है लेबर। तो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क बाय ह्यूमंस इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न्स विच इज़ डन अंडर द सुपरविजन बाय सम अथॉरिटी इज़ कॉल्ड लेबर। यानी आप कोई फाइनेंशियली आपको रिटर्न मिले उसके लिए जो आप काम करते हो कोई अथॉरिटी के अंडर में, सुपरविज़न में, तो हम उसको बोलेंगे लेबर। लेबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। सेकंड, लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ वे लेबर इज़ पेरिशेबल। जैसे किसी के काम को आप कहीं स्टोर तो नहीं कर सकते हो। अगर कोई लेबर कोई फैक्ट्री में काम करने जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो कल नहीं आएगा तो कल का काम आज करके उसको स्टोर करके, जैसे हम लोग कोई डेटा पेन ड्राइव या तो सीडी में सेव करते हैं वैसे करके दूसरे दिन यूज़ कर सके। थर्ड, द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रीजंस। यानी जहाँ पे ज़्यादा स्कोप होगा वहाँ पे लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए काम करने के लिए, विलेज में से सिटी में आते हैं काम करने के लिए। द एफिशिएंसी ऑफ एवरी लेबरर इज़ डिफरेंट। हर एक जो लेबरर है उसकी कैपेसिटी जो है, एफिशिएंसी जो है वो अलग अलग होती है। which means the capacity of every laborer to perform labor is different. Fifth है, the supply of labor depends upon population. अगर यहाँ पे पॉपुलेशन इनफ नहीं है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा लेबर मिलेंगे। कौन सी कैसी हमें पॉपुलेशन यहाँ पे चाहिए? वेल ट्रेंड पॉपुलेशन। अगर हमारी कंट्री जैसे इंडिया, हम हमारी कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है पर जितने भी लोग हैं उन सबको काम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होती है। तो स्किल लेबरर की डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो ट्रेंड पॉपुलेशन अगर हो तो
उसका सप्लाई ज़्यादा हो सकता है। एंड द रेम्यूनरेशन फॉर लेबर इज़ कॉल्ड वेजेस। जो लेबर काम करते हैं उनको जो पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं वेजेस। अब थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो है कैपिटल। तो इन मॉडर्न टाइम्स कैपिटल इज़ कंसिडर्ड टू बी अ हाईली इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आज के इतने डेवलप टाइम में कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस चालू नहीं हो सकता है। All man-made goods which help in production constitute capital. It is different from land and labor as it is a produce factor of production. अगर आपके पास लैंड है, यानी कि कोई बिल्डिंग है आपके पास लेबर है वहाँ काम करने के लिए, आपके पास मज़दूर भी है, आप उसको अच्छे से संभाल भी सकते हो, पर वहाँ पे मशीनरी लाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो वो बिजनेस चालू नहीं होगा। तो वो होता है कैपिटल। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ मेन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रैक्टर इज अ प्रोड्यूस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच फर्दर हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ। कैपिटल और वेल्थ दोनों एक समान नहीं है। थ्रू सेवरल टाइम्स सम गुड्स आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज वेल्थ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो होती है, जो प्रोडक्शन में काम में आती है, वो वेल्थ भी होती है और साथ में वो कैपिटल भी बन जाता है। इट इज़ नॉट सो ऑलवेज, ये हर बार नहीं होता है, पर अ गुड मे बी अ कैपिटल गुड एज इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन बट इट मे नॉट possess ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ। और अनदर गुड में बी वेल्थ बट नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फर्स्ट, कैपिटल इज़ अ मेन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड, इट इज़ द मोस्ट मोबाइल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, लेबर्स को ले जाना इतना ईजी नहीं है, पर कैपिटल जो फाइनेंस है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे बाकी जो जितने फैक्टर्स है उसमें सबसे ईजीली ले जा सकते हैं। थर्ड है द इंक्रीज डिमांड फॉर कैपिटल इन प्रेजेंट टाइम्स ओनिंग टू इंक्रीजिंग कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग स्कैरसिटी ऑफ दिस फैक्टर्स। इसमें ऐसा होता है कि कोई एक वस्तु की अगर डिमांड हो तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट वही सेक्टर में चला जाता है, तो बाकी जितने सेक्टर्स है वहाँ पे उसकी कमी होती है। एंड फॉर द रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। अब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, या तो आपने कोई बैंक के पास से लिया है, तो उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कैपिटल का रेम्यूनरेशन है, यानी हम उसको बोल सकते हैं कि एक तरह का बेनिफिट है। और फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, एंटरप्रेनर। तो एंटरप्रेनर इज़ द फैक्टर विच ब्रिंग टुगेदर coordinates all other factors of production for the production process for an economic activity। तो अगर उसको कोई संभालने वाला नहीं होगा, उसको कोई समझने वाला नहीं होगा, तो फिर ये जितने भी तीन फैक्टर्स है वो कोई काम में नहीं आएंगे। उसके पीछे कोई इंटेलिजेंस चाहिए, कोई पर्सन ऐसा चाहिए जो ये तीन फैक्टर को कोऑर्डिनेट करे और उससे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे समझिए कि मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन दोनों अलग अलग वस्तु है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क इज़ डन बाय अ मैनेजर हु इज़ अ सैलराइड लेबरर एम्प्लॉई ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु सेट्स अप द एंटरप्राइज। यानी मैनेजमेंट जो काम करेगा, जो भी लोग मैनेजमेंट के अंदर होते हैं उनको उनके काम के बदले में क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। और जो पूरा सेटअप करता है, जो एंटरप्राइज चालू करता है, वो उसको क्या मिलता है? तो उसको मिलता है प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर इज़ द रिस्क टेकर हु टेक्स द रिस्क ऑफ सेटिंग अप एन एक्टिविटी। तो उसको बोलते हैं बिजनेसमैन, क्योंकि वो रिस्क लेता है। वो ये जो भी बिज़नेस चालू करेगा वहाँ उसको पता नहीं है कि ये बिज़नेस आगे चलेगा कि बंद हो जाएगा। अगर चलेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और नहीं चला तो उसको लॉस होगा। और जो सैलराइड पर्सन है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसको तो उसकी टाइम टू टाइम सैलरी मिल जाएगी।
This factor does not get fixed return but tries to generate income by running the economic activity successfully. He or she may incur a loss if the activity does not function well. तो एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो फर्स्ट, this factor is the decision maker of the activity. Second, this factor is known as the risk taking factor. Third, it possesses the quality of coordination. In other words, entrepreneurship is a quality. The remuneration of this factor is called profit. इसको जो अपने काम के बदले में जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट. तो ये चार हमारे फैक्टर्स है प्रोडक्शन के: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. दैट यू अंडरस्टैंड वेल. Now we talk about the trade cycle. So first we understand the definition. According to the Harbler, trade cycle is an interval that embraces alternating periods of prosperity and depression, good time and bad time. ये जो ट्रेड साइकिल है वो हमें क्या बताती है कि कोई भी बिजनेस या ट्रेड हो रहा है उसके बीच में जो इंटरवल आता है जहाँ पे हम ये देख सके कि अच्छा टाइम कौन सा है और ख़राब टाइम कौन सा है. तो अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी गो थ्रू फेसेस ऑफ डायनेमिक चेंजेस लाइक अ ह्यूमन लाइफ गोज थ्रू चेंजेस. Such changes are basically of four types. First, irregular changes. Second, seasonal changes. Third, long run regular trend. And fourth, long run dynamic changes which are cyclical in nature. तो पहला समझते हैं irregular changes. These are accidental changes which occur in an economic activity. For example, flood, famine, storms, fire and so on. जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना की वजह से पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो चुकी है. Such accident impact an economic activity in the short run and sometimes in the long run. These changes may generally occur and or have their impact in some sectors or some regions of an economy only. For example, only in the agriculture sector or only in the industrial sector. Second is seasonal changes. These changes regularly occur in economic activities which changing seasons. For instance, demand for certain goods changes by seasons and accordingly production and employment may change. तो सीज़न के हिसाब से डिमांड्स चेंज होती रहती है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन भी चेंज होता है. Third है long run regular changes. Some changes occur in a given direction in the form of trend. These are directional changes which occur in an activity. For example, some regular sales trends and cyclical changes. Dynamic fluctuation arising in an economy over its long run growth leading to rise, upward swing in growth of economic activity and fall, downward swing are called trend cycle. तो जो ग्रोथ पीरियड होता है या तो फिर डाउन स्विंग पीरियड होता है उसको हम बोलेंगे ट्रेड साइकिल. द राइज एंड फॉल इन इकोनॉमी एक्टिविटी इज साइक्लिकल इन नेचर. कोई भी ट्रेंड हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें अप्स एंड डाउन्स आता ही है. तो ट्रेड साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फर्स्ट है दे डेपिक्ट डायनेमिक चेंजेस इन द इकोनॉमी. सेकंड, दे डेपिक्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी. थर्ड, दिस अराइज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स. एंड फोर्थ, ट्रेड साइकिल हैव वेरियस फेसेस एंड ईच फेस डज नॉट लास्ट फॉर अ यूनिफॉर्म पीरियड. तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रेड साइकिल की. अब जो फोर्थ है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल. यानी कोई भी बिजनेस होते हैं उसके अंदर जो चार जो फेजेस होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं. तो अ ट्रेड साइकिल हैज़ फोर फेजेस. फर्स्ट इज़ बूम और इन्फ्लेशन. सेकंड इज़ रिसेशन. थर्ड इज़ डिप्रेशन एंड फोर्थ इज़ रिकवरी. हम कभी कभी वर्ड यूज़ करते हैं कि अभी मार्केट में तेज़ी है
या तो अभी मार्केट में मंदी है, मार्केट चल नहीं रहा है. तो these all are the phases of trade cycle. So first is boom. This is a period when economic activity reaches the maximum growth level in a given time period. Demands have peaked and so have incomes and profit. Thus this period is also called peak. तो कोई भी बिजनेस या तो कोई भी एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें जब प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमम होता है, जब वो चीज़ की डिमांड मैक्सिमम होती है, तब वो उस सेक्टर का बूम पीरियड चल रहा है या तो पीक पीरियड चल रहा है, ऐसा बोला जाता है, जहाँ पे डिमांड एक्सट्रीम होती है. सेकंड इज़ रिसेशन, जिसको हम कभी बोलते हैं कि मंदी चल रही है. दिस पीरियड फॉलोज द पीरियड ऑफ बूम. When economic activity peaks in a given period and investment and employment have reached the highest possible level, a slowdown occurs. Demand slows down, investment and employment falls. तो जब कोई भी वस्तु या चीज़ की डिमांड कम होने लगती है, तो धीरे धीरे करके रिसेशन पीरियड चालू होता है. इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं. जैसे फैशन है, अगर कोई वस्तु की फैशन चेंज हो जाती है तो उसकी डिमांड बदल जाती है, डिमांड कम हो जाती है. फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, जैसे कंप्यूटर आया तो टाइप राइटिंग की अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो टाइप राइटिंग जो भी कंपनी या फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती थी, वहाँ पे रिसेशन पीरियड चालू हो गया. तो ऐसे करके रिसेशन मार्केट में आता है. नेक्स्ट इज़ डिप्रेशन. The slowdown in the recession phase continues to cause a depression when all activities reach a minimum level. Under those circumstances, the confidence of buyer, producer and investor in the economic activity is at its lowest. In the phase of recession, consumers start expecting further fall in price and reduced demand in expectation of further price fall. With the fall in demand, production falls and employment falls, causing further reduction in the demand. Thus, a depression is caused. तो जैसे ही कोई भी वस्तु की डिमांड कम होने लगती है, तो लोग उसे परचेस करना बंद कर देते हैं. वो और सोचते हैं, ज़्यादातर ये शेयर मार्केट में देखा जाता है कि कोई कंपनी के शेयर्स की प्राइस कम हुई तो सब लोग वो कंपनी के शेयर्स परचेस करना बंद कर देते. वो ऐसा सोचते हैं कि और इसकी प्राइस कम होगी. और जब ऐसे डिमांड कम होती है तो अपने आप उसकी इफ़ेक्ट प्रोडक्शन के ऊपर होती है और उसकी इफ़ेक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होती है, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा. एंड लास्ट वन, रिकवरी. व्हेन डिप्रेशन लास्ट फॉर समटाइम्स, द suppressed demand starts emerging. Governments may try to boost investment and employment, and certain times technological changes happen in the long run. This leads to recovery of demand, employment and investment. जब फिर ये डिप्रेशन या तो रिसेशन का टाइम चालू है, जहाँ पे डिमांड एकदम से कम हो गई है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होती है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से डिमांड फिर से चालू होती है. या तो कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आता है, तो गवर्नमेंट की वैसे देखने जाए तो दो टाइप की पॉलिसी होती है कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट की अपनी इकोनॉमी चलाने की. फर्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम फाइनेंशियल पॉलिसी भी बोलते हैं, और दूसरा है फिस्कल पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट परफॉर्म एज अ इन्वेस्टर. तो यहाँ पे जो डिप्रेशन वाला जो पीरियड है, जो रिसेशन वाला पीरियड है, वो रिकवर होना चालू हो जाता है. फिर से मार्केट में डिमांड्स आने लगती है, डिमांड की वजह से इन्वेस्टमेंट होता है, प्रोडक्शन चालू होता है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों के पास पैसा आता है, फिर से डिमांड होती है, और ये पूरी ट्रेड साइकिल अपने ट्रैक के ऊपर आ जाती है. दिस टाइप ऑफ साइकिल अकर इन ऑल इकोनॉमीज एंड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द लॉन्ग रन. However, in market-oriented economies, these occur more openly, while they may be suppressed by the state in the state-controlled economy. तो कोई भी कंट्री की इकोनॉमी में ये जो पूरी ट्रेड साइकिल है वो चलती ही रहती है, जहाँ पे गवर्नमेंट जैसे
मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टर बनती है, इसलिए कभी कभी इसकी जो इफ़ेक्ट है उसको कम किया जा सकता है। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने जो बात की है उसमें हमने बात की है प्राइस और वैल्यू की, गुड्स एंड सर्विस की, टाइप्स ऑफ गुड्स की, फिर हमने वेल्थ का मीनिंग समझा, वेलफेयर समझा, कैरेक्टरिस्टिक्स समझी, वेल्थ और वेलफेयर के बीच में रिलेशन के बारे में बात की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात की, ट्रेड साइकिल के बारे में बात की और फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल के बारे में बात की। और कुछ ग्लोसरी वर्ड्स है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो इसके बाद मैं आपको देता हूँ। तो ये कुछ ग्लोसरी वर्ड्स हैं जो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो इससे, जैसे कि प्राइस, वैल्यू, गुड्स, वेल्थ, सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेड साइकिल, वेलफेयर एक्सेट्रा। अब चैप्टर 3 में हम बात करेंगे इसके जो इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के, उसके बारे में।